हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री धाम पर। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एलिंघम आरेख, और एलिंघम आरेख के जितने भी निष्कर्ष थे वो निकाल करके मैंने आपको समझा दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिंघम आरेख को ही, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ एलिंघम डायग्राम। एलिंघम डायग्राम को खींचें कैसे। तो कल की यदि कोई प्रॉब्लम्स रह गई हैं तो वो आज आपकी क्लियर हो जाने वाली है। बिल्कुल सिंपल वे से बताऊंगा, इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे, बहुत आसानी से ड्रॉ भी कर पाओगे और उसे समझ भी पाओगे और उसकी अच्छे से व्याख्या भी कर पाओगे, क्योंकि आज की क्लास है वो कल की क्लास से कनेक्टेड है। तो कल की क्लास और आज की क्लास दोनों क्लासों को मैं एक साथ समायोजित करके एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल के रूप में लेंगे अपन हेमेटाइट के अपचयन की व्याख्या एलिंघम डायग्राम द्वारा। तो अपना एग्जाम्पल रहेगा ये एलिंघम आरेख द्वारा हेमेटाइट अपचयन की व्याख्या। ठीक है भाई, हेमेटाइट का अपचयन करवाना है, इसका मतलब फोकस कीजिए कहां, Fe2O3 और यहां मिला हुआ कोई अपचायक, यही है ना। तो मैं इस रिएक्शन को इधर लिख देता हूं। आपका टारगेट है Fe2O3 का अपचयन करवाओगे आप और Fe में अपचयित करवा रहे हैं। यहां आप अपचायक मिलाओगे। इन अपचायकों का चुनाव करना ही कौन सिखाता है? एलिंघम आरेख सिखाता है। ठीक है, यानी अपचायक कौन सा लें, किस ताप पर वो अपचायक काम करेगा, ये चीज बताता है अपना एलिंघम आरेख। ठीक है, ये अपने को करना है आज, अभी ये सीखना है। इसका मतलब इसके लिए अपने को एलिंघम डायग्राम भी खींचना पड़ेगा। भाई एग्जाम में आता है तो अपने को डायग्राम खींचना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं आपको दोनों तीनों चीजें सिखाऊंगा। एलिंघम डायग्राम कैसे खींचे ये बताऊंगा, साथ ही साथ कल की जो एलिंघम आरेख की व्याख्या थी आज इसके एग्जाम्पल के द्वारा वो व्याख्या फिर से करेंगे अपन। क्लियर है बात? यानी पूरा का पूरा एलिंघम डायग्राम आज की क्लास में समझ में आ जाने वाला। आपके 1% भी किसी के भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप कोशिश करोगे बोलने की, भूल ही नहीं पाओगे। ये लिख लो, आप नोट कर लो, पक्का यही होने वाला है। आज की क्लास जैसे ही एंड होगी आप खुद चेक करना कि मुझे एलिंघम डायग्राम से कहीं दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एलिंघम महोदय को याद करते हुए इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। एलिंघम ने क्या किया? एलिंघम महोदय ने यह किया कि भाई जितने भी धातु और अधातु थे उनकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई और धातु ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड बनाए। धातु ऑक्साइड का मतलब जैसे Fe से अभिक्रिया, Fe की अभिक्रिया कराई O2 से, क्या बन गया? Fe2O3 बन गया, ऑक्साइड बन गया ना। इसके लिए जो डेल्टा G का मान आया उसे उसने नोट कर लिया। अधातु की अपन बात करें, ये लो CO2 बन गया। इसके लिए जो डेल्टा G का मान आया नोट कर लिया। फिर इसकी बात करें ये CO हो गया भाई, इसके लिए जो डेल्टा G का मान आया वो नोट कर लिया। ऐसे जितने भी उसने प्रैक्टिकल करने थे वो धातु ले लिए, उनके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के धातु ऑक्साइड बना लिया और डेल्टा G का मान नोट कर लिया। ध्यान दें, डेल्टा G का मान नोट किसके लिए किया? 1 मोल ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने मोल रखने हैं? कुछ भी हो जाए लेकिन ऑक्सीजन का मोल चेंज नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन कितने मोल में रहेगा? 1 मोल में ही रहेगा। क्लियर है बात? इसका मतलब जब आप समीकरण संतुलित करने जाओ तब क्या होगा? जैसे मैं इसको समीकरण को संतुलित करके देखता हूं। ठीक है, कैसे देखें भाई, यहां नीचे ले लेता हूं Fe प्लस O2 Fe2O3, ये लो 3, ये 2 और ये 4। बोलो संतुलित है ना संतुलित? ये देखो 4Fe प्लस 3O2, भाई 6 ऑक्सीजन के हो गए, 4 आयरन के 4 आयरन हो गए। लेकिन आपने संतुलन करते समय एक चीज भूल गए अपन। वो कौन सी चीज भूल गए? कितने मोल आ गए ऑक्सीजन? 3 मोल आ गए। और अपने को कितना रखा? 1 मोल, क्योंकि एलिंघम महोदय का जो डायग्राम है वो प्रति मोल ऑक्सीजन के डेल्टा G के लिए है। प्रति मोल बनाओ फिर अपन इसको। तो क्या करें? बिल्कुल सिंपल है भाई, जो इसका तात्पर्य क्या है? 4 मोल आयरन है वो 3 मोल ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं।
इसका मतलब 1 मोल से कितने आयरन क्रिया करेंगे? 4/3 है, यही तो रहेगा। ये 1 मोल से क्रिया होगी भाई, 4 से 3 भाई, 3 ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं कितने? 4, तो 1 ऑक्सीजन से 4/3। क्लियर? तो यहां क्या बनेगा? Fe2O3। यही बात है ना भाई। अब आ गया ना 1 मोल, यही तो है ना। तो आप जब भी डायग्राम खींचोगे तो इसके लिए खींचोगे आप, समझ गए ना बात? इसके लिए अपने को डायग्राम खींचना। चलिए अब आपको इसको बढ़ाते हैं आगे। मैंने 3 रिएक्शन लिखे हैं, तीनों रिएक्शन से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एल्यूमिनियम डायग्राम खींचे कैसे, और उसके बाद 5-10 और खींच लेंगे, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप खुद नोट करें, चेक कर लेना, आराम से खींच पाओगे। अभी 3 रिएक्शन से एल्यूमिनियम डायग्राम अपन खींचेंगे। तो एल्यूमिनियम डायग्राम को भी इधर बना लेता हूं ताकि साथ साथ अपन खींचते भी चलेंगे। ये लो सब, क्या किया? वाई एक्स पे किसे लिया? ऑक्सीजन के लिए डेल्टा जी नोट का मान किलो जूल प्रति मोल में, O2 के डेल्टा जी का मान किलो जूल प्रति मोल में। ठीक है भाई, ये तो ले लिया वाई एक्स पे, और एक्स एक्स पे क्या लिया था? टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो? 500 केल्विन, 1000 केल्विन, 1500 केल्विन। चलो यहां तक अपना काम चल जाएगा। यहां पर नोट डाउन करते हैं इसको। यहां मान लीजिए मैंने 0 कर दिया, इसका मतलब इसके ऊपर जाएंगे तो धनात्मक मान आएगा डेल्टा जी का, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक, तो नेगेटिव ही चाहिए ना। तो नेगेटिव कर दिया भाई मैंने 200, यहां कर दिया, और यहां कर दिया मैंने 400, यहां कर दिया मैंने 600 नेगेटिव, यहां कर दिया मैंने 900, यहां कर दिया मैंने 1200। ये हो गया सब। मैंने ये किसके मान है? डेल्टा जी नोट के मान है। क्लियर है? इसका मतलब नीचे सबसे कम मान कितना है? -1200। ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो किसका मान बढ़ रहा है? धनात्मक मान, और ऋणात्मक मान घट रहा है भाई। -1200, 900, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना? 0 हो गया। 0 के ऊपर चलेंगे तो डेल्टा जी का मान कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। यही तो है ना। तो अभी डेल्टा जी के मान क्या है? सारे के सारे नेगेटिव है। फर्क क्या रहेगा? यदि मैं ग्राफ को ऊपर चढ़ाऊंगा, यूं चढ़ेगा, इसका मतलब किधर जा रहा है वो? कम माइनस से ज्यादा माइनस से कम माइनस की तरफ जा रहा है भाई। -1200 से मैं शुरू करके 400 तक इधर पहुंचा, तो धनात्मक मान हुआ या ऋणात्मक? धनात्मक हुआ ना, ग्राफ अपवर्डली शिफ्ट होगा। यदि डेल्टा जी का मान मान लो मैं डाउनवर्डली शिफ्ट हो रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है? मोर नेगेटिव हो रहा है। -2 से नीचे की तरफ आएंगे तो ये मान अधिक नेगेटिव है। ये ग्राफ से अपन समझ जाएंगे। साथ ही साथ में ग्राफ खींचूंगा, आप देखते जाइएगा। चलिए अब अपन पहले के लिए इसके लिए आरेख खींचते हैं। आरेख खींचे तो देखें आप भाई, सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि भौतिक अवस्थाएं, आयरन सॉलिड है, ये गैस है, और ये भी क्या है? सॉलिड है, ठोस है। ठीक है, हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस फॉर्मूला याद रखना है। डेल्टा एच का मान कल की क्लास में बताया था, हमेशा धनात्मक होगा। इसका मतलब यह कैसी अभिक्रिया है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब इसका मान धनात्मक है, सारा का सारा ग्राफ वो चलेगा, वो डेल्टा एस के मान पर चलेगा। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। और एंट्रोपी क्या होती है भाई? अव्यवस्था का माप होती है। अव्यवस्था का माप। एंट्रोपी क्या होती है? अव्यवस्था का माप होती है। जितनी ज्यादा अव्यवस्था उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी। क्लियर है बात? अब यहां देखें अपन ठोस, द्रव और गैस। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा व्यवस्थित कौन होते हैं? ठोस के कण व्यवस्थित होते हैं, द्रव के कण थोड़े और चिथरा जाते हैं, व्यवस्था बिगड़ जाती है, और गैसों में तो पूरी तरह से व्यवस्था बिगड़ी रहती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी रही? गैस की, उसके बाद में द्रव की, और ठोसों की एंट्रोपी तो लगभग शून्य होती है। यानी ठोस के लिए जो डेल्टा एस का मान क्या रहेगा? लगभग शून्य रहेगा। क्लियर बात? नहीं है कोई दिक्कत? चलो अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। यहां देखिएगा एफ ही है, ठोस है, एंट्रोपी ना के बराबर शून्य।
ऑक्सीजन गैस है, मैक्सिमम एंट्रोपी। Fe2O3 ठोस है, मिनिमम एंट्रोपी यानी जीरो एंट्रोपी। तो भाई इस अभिक्रिया से पहले सीधी सीधी बात अब ये करनी है, अभिक्रिया से पहले कितने गैस के अणु हैं, अभिक्रिया के बाद में कितने गैस के अणु हैं या कितने गैस के मोल हैं। केवल गैस पे कंसीडर करो कि उसमें कितने गैस के मोल हैं। यहां देखो इसमें गैस के मोल कितने हैं भाई, 1 मोल है। यहां गैस के मोल कितना है, 1 मोल है। यहां कितना है, 0। यहां गैस का मोल है ही नहीं, ये तो ठोस है। तो भाई एंट्रोपी पहले ज्यादा और बाद में कम। भाई पहले गैस ज्यादा है और बाद में गैस है ही नहीं, तो एंट्रोपी का मान क्या हो गया भाई, एंट्रोपी में परिवर्तन पहले 1 है बाद में 0 हो गई, कुछ नहीं है, इसका मतलब घट गई। एंट्रोपी क्या है, घटी। तो डेल्टा एस का मान क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। डेल्टा एस का मान नेगेटिव आ गया ना, पहले 1 मोल था, अब 0 मोल हो गया, घट गई। तो डेल्टा एस का मान नेगेटिव इस फॉर्मूले में रखें अपन, तो डेल्टा एच माइनस टी माइनस डेल्टा एस, ये रहेगा ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गया प्लस, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, ये डेल्टा जी हो गया। इसका मतलब यहां डेल्टा जी का मान क्या आना है, पॉजिटिव आना है। यही बात है, इसका मतलब पहले नेगेटिव था और उसके बाद में पॉजिटिव, ये रहा ना। तो ग्राफ किधर जाएगा भाई, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव किधर है, ऊपर की तरफ है, यही तो ना भाई। ऊपर की तरफ चलेंगे तो कम ऋणात्मक होगा यानी अधिक धनात्मक होगा। तो यहां पर मैंने इसके लिए खींचा आरेख और ये खींच दिया साहब यूं, खींच गया। किसके लिए है ये, Fe2O3 में संतुलित समीकरण लिखे तो नीचे वाला लिख दे, ये हो गया भाई संतुलित समीकरण 4/3 Fe प्लस O2 1 मोल के लिए, ध्यान रहे क्या बना, Fe2O3। चलिए ये काम हो गया अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब लेते हैं दूसरी अभिक्रिया। यहां कार्बन ठोस है, ऑक्सीजन गैस है और CO2 भी क्या है, गैस है। CO2 भी क्या है, गैस है, ठीक है। अब इसके चेक कर लेते हैं इसको कि भाई यहां पर कितने मोल क्रिया कारक में है गैस के, कितने मोल क्रिया कारक में है। तो यहां कितने मोल ऑक्सीजन के, 1, और इधर भी कितना है, 1। भाई 1 मोल गैस क्रिया कारक में है, 1 मोल गैस क्रियाफल में है, यही तो है ना, बाकी तो नहीं है कोई दिक्कत। तो यहां पर मैंने दोनों तरफ 1-1 मोल है, क्लियर। तो डेल्टा एस में परिवर्तन हुआ क्या भाई, डेल्टा एस में परिवर्तन नहीं हुआ भाई। पहले 1 मोल था और बाद में भी 1 मोल है, कहीं दिक्कत नहीं है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं हो रही। इसका तात्पर्य ये रहा कि अपन इसको अब संतुलित करें, सॉरी डेल्टा एस का मान 0 हो गया, इसका मतलब डेल्टा जी का मान भी अपन क्या मान लेते हैं, परिवर्तित नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा एस का मान 0 हो गया, इसका मतलब जो मान रहेगा डेल्टा जी का भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित मान रहेगा। डेल्टा एस बढ़ेगा घटेगा तब यह परिवर्तित होगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए मान लेता हूं भाई परिवर्तित नहीं हो रहा, तो ये मैंने परिवर्तित नहीं किया इसको और सीधा का सीधा स्ट्रेट खींच दिया रे, क्लियर, नहीं है कोई दिक्कत यहां पर। चलो नहीं है तो फिर इसको देख लेते हैं अपन अभी कि भाई यहां पर कार्बन किस में बदल रहा है, सी बदल रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 हो गया, नहीं है कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको और लेते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल। यहां देखें समीकरण संतुलित कर लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन 2CO हो गया ना। अब ये ठोस है कार्बन, ये ऑक्सीजन गैस है और ये 2CO ये भी गैस ही है। अब बोलो भाई क्रिया कारक में कितने गैस के मोल, इसमें 1 मोल है और यहां कितने हो गए, 2 मोल हो गए। देखो पहला आरेख, और मैंने कहा था एकमात्र एक ही आरेख ऐसा है जो डाउनवर्डली शिफ्ट होता है और बाकी सारे के सारे अपवर्ड जाते हैं। एकमात्र ये आरेख है जो डाउनवर्ड आएगा। कैसे आएगा, अभिक्रिया से पहले मोल कितने हैं, 1, अभिक्रिया के बाद कितने हो गए, 2। तो डेल्टा एस का मान बढ़ाया घटा, बढ़ गया ना भाई, क्रिया फल में गैस के अणु ज्यादा हो गए, डेल्टा एस का मान बढ़ा, डेल्टा एस का मान बढ़ा तो यही मान रखा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये मान बढ़ा तो इसका मान क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव से रिएक्शन करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के द्वारा
नेगेटिव आ गया मल्टीप्लाई करने पर, इसका मान, इसका मतलब ये होगा डेल्टा जी का मान क्या होगा, और नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर इस नंबर 3 अभिक्रिया के लिए, और इसे मैंने शिफ्ट कराया डाउनवर्ड में। ये लो एकमात्र ये आरेख है जो इसे डाउनवर्ड शिफ्ट करवाता है। क्लियर है? अब यहां देखिएगा, इसको किसमें बदल रहे हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है, C+O2 2CO बन गया भाई। एक ऑक्सीजन के लिए ले रहा हूं मैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया ना यहां पर, ये ऐसी कहीं समस्या वाली बात नहीं है। चलो अब इसको अपन इसी के द्वारा समझ सकते हैं। 3 रिएक्शन मैंने रखे, तीनों के द्वारा मैं इसको आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अपन यहां पर, देखिए ग्राफ खींचने में नहीं आई कोई दिक्कत, नहीं है ना कोई दिक्कत। चलो अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, इनको इरेज कर देता हूं, मिटाता हूं, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके एक एक चीज बारीकी से मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए एक्सप्लेन क्या है, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, जहां दो वक्र, दो आरेख एक दूसरे को काटते हैं, वो बिंदु हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। उस बिंदु पर डेल्टा जी का मान हो जाता है नेगेटिव, 0। डेल्टा जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो गया। इसके ऊपर जाएगा डेल्टा जी का मान पॉजिटिव, नीचे जाएगा डेल्टा जी का मान नेगेटिव। अब आप कहोगे ये तो नेगेटिव है भाई, ऊपर जाने का मतलब है कम ऋणात्मक, इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ, नीचे आने का मतलब अधिक ऋणात्मक, इसका मतलब नेगेटिव की तरफ। समझ गए बात? डेल्टा जी नोट का मान यहां क्या हो गया है, 0। जब अपन बात करते हैं आयरन के लिए, हेमेटाइट के लिए, एक रिएक्शन और होती है, मैं इन दोनों रिएक्शन को समझा दूं, उसके बाद में तीसरी रिएक्शन के लिए ग्राफ और खींचूंगा, आपके और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो यहां लेते हैं इस बिंदु को ऊपर, मान लेते हैं कि भाई यहां पर होता है तापमान 1073 केल्विन, 1073 केल्विन के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है? अब यहां क्या रहा, आपको क्या चेक करना है, 2 लाइनें कोई भी स्टडी करनी है, अपन किसका अपचयन करवा रहे हैं, लोहे का अपचयन करवा रहे हैं। ये टारगेट करो, Fe2O3 और Fe में अपचयित करवा रहे हैं। ठीक है? यहां अपन कार्बन भी ले सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले सकते हैं। मैंने दोनों ही परिस्थितियों में कार्बन लिया है, दोनों ही परिस्थितियों में मैंने कार्बन लिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि जब ये आरेख समझ जाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 सेकंड लगेगा, तुरंत समझा दूंगा। ठीक है? अब देखते हैं, स्टडी करते हैं। भाई ये है Fe+O2 का आरेख, यही है। ठीक है? इन दोनों, और दूसरा आरेख ये लीजिए C+O2 वाला, ये दोनों आरेख लिया आपने। इन दोनों में से डेल्टा जी का मान नेगेटिव किसका ज्यादा है, ये वाला नेगेटिव मान तो इसका ज्यादा है ना। इसका मतलब यहां पर Fe है, वह ऑक्सीजन को ग्रहण करके रखेगा, अपने पास ही रखेगा। यानी तात्पर्य ये रहा कि 1073 केल्विन से कम ताप पर Fe2O3 अपचयित नहीं होगा। किससे? कार्बन से। मैंने कार्बन ही लिया ना, दोनों अभिक्रियाओं में कार्बन ही लिया। तो 1073 केल्विन से कम ताप पर Fe2O3 है, वह कार्बन द्वारा अपचयित नहीं होगा। क्लियर है बात? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां कार्बन का जो डेल्टा जी का मान है वो ज्यादा है। ठीक है? और Fe2O3 के लिए डेल्टा जी का मान अधिक नेगेटिव है, तो ये ज्यादा स्थायी हो गया। इसके लिए मैं एक फटाफट और खींच देता हूं ताकि और एक्सप्लेन आपको इजीली हो जाएगा। एक रिएक्शन और ले लेता हूं जो कार्बन मोनोऑक्साइड की है, CO+O2 CO2, यही हो गया ना भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड से यदि अपन ऑक्सीकरण करवाना चाहें तो क्या रहेगा, तो यहां कार्बन मोनोऑक्साइड कितने मोल, एक, इसका 1 मोल। ठीक है? संतुलित कर लेते हैं इसको एक बार, CO12O2, इसका मतलब मैं इसको डबल कर देता हूं, ये लो साहब, हो गई ना बात भाई। यहां पर इसको तो मैंने 1 मोल ही रखा, तो यहां CO कार्बन के 2, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4। ठीक है? इसके कितने मोल है भाई, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। अब मोल देखो, 2 मोल इसके, 1 मोल इसका, टोटल मोल कितने हो गए, 3, और इसके मोल कितने, 2। तो डेल्टा एस का मान घटाया बढ़ा, पहले ज्यादा है एंट्रोपी, बाद में कम हो गई, नेगेटिव हो गया।
नेगेटिव हो गया तो वही फॉर्मूला डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसका मान नेगेटिव हो गया तो ये पूरी राशि क्या होगी पॉजिटिव, तो नया फॉर्मूला आया अपने पास टी डेल्टा एस डेल्टा जी का मान, इसका मतलब डेल्टा जी का मान क्या हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब ये रहा कि इसका आरेख क्या रहेगा ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैं ये भी बना देता हूं, अपने को समझने के लिए बहुत इजी रहेगा ये। अब दोनों चीजें हो गई आपकी, मैंने 3 आरेख डाल दिए हैं। ये आरेख किसका है CO प्लस O2 CO2 का, ठीक है भाई। ये अब आपके और भी क्लियर हो जाएगा कि भाई अपने को करना क्या है। तो यहां देखिएगा, अभी पहले मैंने आपको समझा दिया। अब देखो इससे नीचे एक आरेख और आ गया, ये किसका है आयरन वाला है, आयरन का इससे नीचे आरेख किसका है CO वाला है, ठीक है। पहले आयरन को कोई ऑक्साइड कोई अपचयित नहीं कर पा रहा था, आयरन ऑक्साइड को अब अपचयित करेगा कौन CO, यानी 1073 केल्विन से कम ताप पर किसका ग्राफ सबसे नीचे है, जिसका ग्राफ सबसे नीचे है वो अधिक ऋणात्मक है, और डेल्टा जी का मान अधिक ऋणात्मक का मतलब प्रक्रिया स्वतः होगी स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब जो नीचे रहेगा वह ऑक्सीजन को बाइंड करने की क्षमता ज्यादा रखता है। ऑक्साइड के लिए तो आरेख खींचे गए हैं, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वह ऑक्सीजन को अपने पास जकड़ करके रखेगा, जिसकी वैल्यू ऊपर चली गई वह ऑक्सीजन को छोड़ देगा, यानी ऑक्साइड का विघटन हो जाएगा। ऊपर वाले का विघटन होगा, नीचे वाला उस ऑक्सीजन को कैच कर लेगा। क्लियर है बात। अब देखो इन दोनों आरेखों को, ऑक्सीजन ये भी ऑक्साइड ही है और नीचे वाला भी ऑक्साइड ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इन दोनों में से जब अभिक्रिया करवाएं कहां तक 1073 पे, तो ये मिल गए, या तो डेल्टा जी का मान क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन जब इन दोनों की यहां बात कर रहे हैं 1073 केल्विन से कम ताप पर, तो डेल्टा जी का मान किसका नेगेटिव है CO का। इसका मतलब CO है वह ऑक्सीजन को अपने पास रखने की प्रवृत्ति अधिक रखता है। तो किससे लेगा वो Fe से ले लेगा। Fe से लेने का मतलब क्या रहेगा कि CO ने Fe से ऑक्सीजन ले ली और क्या बन गया अपचयित हो गया। मतलब ये रहा कि जब अपन डेल्टा 1073 केल्विन से कम ताप की बात करें, से कम ताप पर 1073 केल्विन से कम ताप पर की अपन बात करें, तो डेल्टा जी का मान किसका ज्यादा रहेगा, डेल्टा जी नोट किसका ज्यादा। इन दोनों को देखो 1073 केल्विन से कम ताप पर, इन दोनों को देखो आप फटाफट, इन दोनों को देखते हैं तो क्या है भाई Fe2O3, यानी Fe किस में बदल रहा है Fe2O3 का मान है ये ज्यादा है किससे CO से CO2। डेल्टा जी नोट का मान किसका CO से CO2 में बदलने का। यही है, इन दोनों की तुलना कर ली, किसका मान ज्यादा हो गया इसका, इसका मतलब कम मान किसका हुआ इसका हुआ। तो इन दोनों को ऑक्साइड हैं, दोनों के दोनों ऑक्साइड के ही आरेख हैं, लेकिन इन दोनों में जिसका मान कम है वह अधिक वाले से ऑक्सीजन तोड़ लेगा और अपने पास ग्रहण कर लेगा। यानी अब यहां होगी क्या रिएक्शन, Fe2O3 किससे अभिक्रिया करेगा CO से अभिक्रिया कर लेगा बिल्कुल। और तापमान कितना रखना आपको 1073 केल्विन से कम, तो क्या हो जाएगा CO तो किस में बदलेगा CO2 में, और Fe का अपचयन हो जाएगा। Fe क्या है विघटित हो जाएगा Fe2O3 और ये बन गया CO2। बोलो वेरी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, नहीं है कोई दिक्कत। चलिए ये बात है। अब आते हैं अपन CO का तो ग्राफ हो गया, अब इन दोनों की अपन बात करते हैं। तो इन दोनों में Fe2O3 इसका मान सबसे कम आ गया। अब ग्राफ बच गया 3, ये वाला और ये वाला। इसकी तो स्टडी होगी ना इसके साथ में, तो इसको छोड़ दिए। अब इन दोनों की लेते हैं अपन ग्राफ को, जैसे ये 1 2 3 और 4, ये 4 वक्र हैं, 4 आरेख हैं। पहले का काम कंप्लीट हो गया, धातु के साथ ही तुलना कर रहे हैं भाई, धातु का अपचयन करवाना ना अपने को, तो हेमेटाइट का अपचयन अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो अब अपन 2 और 3 का लें, 2 और 3 आरेख का। भाई 2 तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि 2 तो क्या है धातु एस का ही तो है, धातु ऑक्साइड है, इसको ही तो अपचयित करवाना है। इसके साथ में जो अपचायक हैं उनके आरेख की स्टडी कर रहे हैं अपन। तो 2 के साथ में किसकी स्टडी करें 3 की। तो भाई 3 वाला आरेख है ऊपर, मतलब अधिक धनात्मक है, और 2 वाला क्या है नीचे। तो 1073 केल्विन से कम ताप पर
तो धातु ऑक्साइड है वह अपने पास ही रखेगा ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि उसके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही यहां आया तो यहां देखिएगा ये Fe का आरेख गया और ये किसका है, ये C वाला कार्बन वाला। यानी आगे जैसे ही इस प्रतिच्छेद बिंदु से आगे निकलते हैं तो धातु ऑक्साइड की तुलना में किसका मान कम हो गया है, कार्बन और से चेंज होने वाला CO2 का मान कम हो गया। इसका मतलब 1073 केल्विन से उच्च ताप पर कार्बन है वो धातु ऑक्साइड को अपचेत कर सकता है। यानी 1073 केल्विन से उच्च ताप पर, 1073 केल्विन से उच्च ताप पर किसका मान ज्यादा है, Fe का मान ज्यादा है। तो डेल्टा जी नोट किसका, Fe चेंज इनटू Fe2O3 ये ग्रेटर देन है डेल्टा जी नोट C चेंज इनटू CO2। यही है भाई। इन दोनों में 1073 केल्विन से आगे निकलते ही जैसे ही ताप ज्यादा करेंगे तो Fe का मान ज्यादा हो जाएगा, इसका मान कम हो जाएगा, कम वाला काम कर जाएगा। अब देखो इसके नीचे, इस पॉइंट से नीचे तो ऑक्सीजन लेने की क्षमता किसकी ज्यादा है, आयरन की है। इसके जैसे आगे निकल गए 1073 पर, आयरन क्या है इसके ऊपर चला गया। जब इन दोनों को साथ रखेंगे तो आयरन है वो, आयरन ऑक्साइड है वो विघटित होकर के Fe में आ जाएगा और ऑक्सीजन जो त्यागेगा वो कौन ले लेगा, कार्बन ले लेगा। तो रिएक्शन क्या रहेगी, Fe2O3। अब तो किसको रखना, कार्बन को, और तापमान क्या करना है, ग्रेटर देन 1073 केल्विन। तो किसमें बदलेगा, चेंज Fe प्लस और C किसमें, CO2 में, CO2 में चेंज हो गया। क्लियर है भाई बात। चलो ये दोनों आरेख भी कंप्लीट हो गए। अब दूसरे आरेख की तुलना किससे करानी है, चौथे से। ठीक है, अब दूसरे और चौथे की बात करें। ये पहला हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा। यहां देखिएगा फोर्थ और सेकंड, सेकंड के साथ में तुलना करनी हमेशा। तो फोर्थ और सेकंड की जब अपन बात कर रहे हैं, ये धातु ऑक्साइड का है और ये कार्बन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का है। जब अपन बात करें कि भाई 1073 केल्विन, मैंने पॉइंट आउट किया यहां पर, केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, विशेष ध्यान देना इस चीज का। जब अपन बात करें कि भाई 1073 केल्विन से कम ताप पर किसका मान ज्यादा है, किसका मान ज्यादा है, कार्बन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का मान ज्यादा है डेल्टा जी का, और धातु का कम है, धातु ऑक्साइड का। इसका मतलब ऑक्सीजन कौन रखेगा, धातु ऑक्साइड ही रखेगा। जैसे ही इससे उच्च ताप हुआ तो ये तो चला गया साहब यहां, और ये आरेख आ गया बिल्कुल यहां नीचे। तो मान किसका कम हो गया, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का कम हो गया। इसका मतलब अब 1073 केल्विन से उच्च ताप पर क्या रहेगा, ये अपचयित हो जाएगा। तो वापस वही 1073 केल्विन से उच्च ताप पर ही चल रहा है, ये 1 नंबर हो गया। ये 2 नंबर लिख देता हूं मैं यहां पर। 2 नंबर क्या रहेगा भाई, डेल्टा जी का मान किसका ज्यादा है, यहां पर वही Fe2O3 किससे ज्यादा है, डेल्टा जी नोट C से CO, इससे ज्यादा है। तो कम वाला काम होगा तो रिएक्शन हो जाएगी Fe2O3 प्लस C, Fe में अपचयित और CO मुक्त हो जाएगी। कौन सी गैस होगी मुक्त, CO। ठीक है, तो ये रही अपनी एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको जहां तक रहा मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर करवाने का प्रयास किया है, और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। तो आई होप आपको अब एल्यूमिनियम डायग्राम से कहीं दिक्कत नहीं होनी है। क्लियर होगी बात। फिर भी आपके कहीं दिक्कत हो रही हो, मैं फटाफट 1 सेकंड में रिवाइज करवाता हूं इसको, कि जहां पर भी प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वक्र एक दूसरे को काटते हैं, 2 वक्र है या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। मैंने यहां पर केवल एक्सप्लेन के लिए आपको सारों को पॉइंट को मैंने एक ही जगह पे रख दिया। अलग अलग पॉइंट पे भी काटते हैं ये, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही अपन ने इसको, जहां ये प्रतिच्छेद बिंदु है उस पर डेल्टा जी नोट का मान 0 होता है। इसके ऊपर कोई आरेख चला गया तो उसका डेल्टा जी नोट का मान धनात्मक की तरफ, नीचे आ गया तो डेल्टा जी नोट का मान ऋणात्मक की तरफ होगा। जब तक डेल्टा जी नोट का मान ऋणात्मक की तरफ बढ़ता है वह ऑक्सीजन को अपने पास रखने का प्रयास करता है। डेल्टा जी नोट का मान धनात्मक की तरफ जाता है तो वह ऑक्सीजन को त्यागने का प्रयास करता है। यानी आरेख, जब धातु ऑक्साइड का आरेख ऊपर चला जाए इसका मतलब वह अब टूटेगा। किसके द्वारा, नीचे वाले के द्वारा। तो नीचे वाले आरेख है वह अपने से ऊपर वाले को अपचयित कर देता है। इज दैट क्लियर। चलिए, ये रही अपनी हेमेटाइट द्वारा अपचयन की एलिंगम आरेख के द्वारा व्याख्या।
तो हमने अभी पढ़ा कि हेमेटाइट का जो अपचयन है वो एलिंगम डायग्राम द्वारा उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। अब यहाँ पर अपन ने मोस्टली, मैं दो चीजें बार बार बोल रहा हूं कि जो धातु ऑक्साइड है, ठीक है, उसका अपन अपचयन करवा रहे हैं, इसमें धातु में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ कार्बन और CO ले रहे हैं, ठीक है। तो ये और अपन साथ साथ पढ़ लेते हैं कि कार्बन या कोक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचय प्रकृति, ठीक है, वो कैसे एक्सप्लेन करें। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है कोक या कार्बन। कोक, कार्बन को कह रहे हैं कोयला, कार्बन तथा CO कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचायक प्रकृति, अपचायक प्रकृति। देखिए इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं अपन एलिंगम डायग्राम द्वारा ही, फटाफट देखते हैं। रिएक्शन देखिए यहाँ पर, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या बनाए, CO2 बना सकता है, कौन रोकेगा अब इसको, भाई बनाए तो बनाए, कार्बन ऑक्सीजन CO बना लेना, ये तो कार्बन की हो सकती है दो, पढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, और ये CO2, इसके अलावा कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्या करेगा भाई, हमने ऑक्सीजन दी इसको, कार्बन क्या करे, एक ऑक्सीजन ले कार्बन मोनोऑक्साइड, दो ऑक्सीजन ले कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी तो बस का सौदा ही नहीं है इसके, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना ले, यही है, संतुलित कर लीजिए, इसे 1 मोल रखते हुए संतुलित करना हमेशा ध्यान रखें। ऊपर वाला संतुलित है, नीचे वाले को संतुलित कीजिए, यहाँ 2 मोल हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ CO O2 ये 2 हो गया, ये 2 हो गया संतुलित। चलिए फटाफट मोल देख लीजिए, ये ठोस, ये गैस, ये गैस, कार्बन ठोस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस। डेल्टा एस के मान निकाल लीजिए फटाफट। पहले कितने गैस के मोल है, 1, बाद में कितना, 1, तो डेल्टा एस में परिवर्तन नहीं हुआ, ना के बराबर 0, तो ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट, वही है ना। यहाँ 1 मोल गैस का, यहाँ कितने मोल, 2, तो डेल्टा एस का मान क्या रहा भाई, पॉजिटिव, डेल्टा एस का मान क्या रहा, पॉजिटिव रहा, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं, इसमें कितने मोल रहे, 2 और 1 ये 3, और यहाँ कितने मोल हो गए, 2, यानी अभिक्रिया से पहले कितने मोल है, 3, अभिक्रिया के बाद कितने, 2, तो कमी हुई ना, तो डेल्टा एस का मान हुआ नेगेटिव। तो 3 ही मान हो सकते हैं, या तो डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या शून्य होगा। तो कार्बन बड़ा मजेदार है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों चीजें दिखा देता है। अब देखिए यहाँ पर, यदि डेल्टा एस का मान पॉजिटिव है, तो यहाँ देखिएगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, पता है अपने को। इसमें यदि मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूं, भाई ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा, इसकी चर्चा ही नहीं करना, मैं बात कर रहा हूं जब ग्राफ आप खींचो तो डेल्टा एस को आप कंसीडर करो, आराम से ग्राफ खींच जाएगा। जब इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मान 0, तो ये राशि भी 0 हो गया ना, इसका मतलब डेल्टा जी का मान में परिवर्तन 0 होगा। डेल्टा जी नोट मतलब जी इस मुक्त ऊर्जा 0 नहीं होगी, उसमें परिवर्तन 0 होगा। तो यहां डेल्टा जी नोट बराबर क्या हो गया, 0। पहले भी किया गया। दूसरी के लिए डेल्टा एस का मान पॉजिटिव, तो यहां रखा पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, तो डेल्टा जी का मान क्या हो गया, नेगेटिव। तो दूसरी के लिए क्या रहा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, यही रहेगी ना बात। चलिए नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब ऊपर से नीचे आएगा। और तीसरे की अपन बात करें, थर्ड की, इसमें डेल्टा एस का मान नेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव रखें, नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, ये। तो नीचे वाले के लिए क्या रहेगा, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव रहेगा। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये तापमान हो गया, ठीक है, और यहां हो गया O2 का डेल्टा जी नोट किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। यहां मैंने 0 मान दिया, यहां -200, -400, -200, -300, -400, ऐसे अपने मान रख दिए, -600, ठीक है, -900, इस प्रकार से इसके मान हो गए। यहां पर इधर भी रख देते हैं 500 केल्विन, 1000 केल्विन, 1500 केल्विन,
मान रख दिए, खींचो ग्राफ। पहले के लिए 1 नंबर समीकरण के लिए डेल्टा जी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू नोट की गई है, वो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो आती है वो 400-500 के बीच में, यानी यहां पर अपन मान लेते हैं कि भाई चलिए यहां पर आती है, ठीक है। आइडिया है अपने को, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, ठीक है, एलिंगम द्वारा ज्ञात की गई वैल्यू है। तो डेल्टा जी में परिवर्तन नहीं होगा। अभिक्रिया लिख दो इसके ऊपर, C+O2 CO2, या फिर शॉर्ट में लिखना चाहो तो C चेंज इनटू CO2। भाई ऑप्शन तो सब में रहना, तो शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहली चीज हो। दूसरे के लिए आगे देखिए, कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करे, कार्बन मोनोऑक्साइड, डेल्टा जी का मान क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ऊपर से नीचे आएगा, नेगेटिव मान बढ़ किधर रहा है, ऊपर से नीचे आए तभी तो बढ़ रहा है, तो ये बढ़ा दिया साहब मैंने, हो गया। ये किसको किस में चेंज कर रहा है, कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो C चेंज इनटू CO, शॉर्ट लिख दिया अपन ने। फिर तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन से क्रिया करे CO2, ये किधर, ऊपर की तरफ, धनात्मक हो गया ना, बढ़ेगा। तो यहां पर इसका मान रख दिया मैंने ये CO चेंज इनटू CO2, ये वैल्यू आती है वो लगभग 1000 केल्विन या 958 केल्विन के समथिंग आता है, लगभग 1000 केल्विन के तरह के पास में ये वैल्यू आ जाती है, यहां पर प्रतिच्छेद बिंदु आती है। क्लियर है। ग्राफ खींच लिया मैंने, ग्राफ से कहीं दिक्कत हो तो अब आप मुझे बता सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि भाई ये वाला ग्राफ हमें समझ में नहीं आया। बाकी यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा, एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये आरेख बहुत अच्छे से खींचना आने लग गया होगा और बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। यदि इसके साथ में कोई धातु ऑक्साइड का आरेख खींच दे तो वह आरेख ही है, वो आरेख देखिएगा, मैं यहां एक फटाफट खींच देता हूं, ये लो, कोई भी आरेख, कोई भी धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मैंने कोई भी ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा ये जो तापमान है, मान लीजिए 500 केल्विन है, केवल एक्सप्लेन 500 केल्विन में, तो इससे कम ताप पर तो क्या रहेगा, धातु ऑक्साइड ही रहेगा, उसको कोई अपचयित नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका मान ही सबसे ज्यादा है, इसका मान है वो सबसे कम है। लेकिन इसकी तुलना करें, इन दोनों की तुलना करें, ये जैसे अपन आगे बढ़ाए तो एक दूसरे को काट दे, इस प्रकार से अपन मान लें कि भाई एक दूसरे को काटता हुआ आगे। अभी अपन बात करेंगे इसकी तुलना में इसका मान कम है, तो CO जो है वह इस धातु ऑक्साइड को अपचयित कर देगा। ऑक्सीजन खुद रखने की प्रवृत्ति रखती है ना। अब जब ये दोनों आरेख है तो इन दोनों में किसका मान ज्यादा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला मान ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अपचयित नहीं कर पाएगा। कम मान देखना अपने को, तो धातु ऑक्साइड का कम मान है। जैसे ये पॉइंट आया, इस पॉइंट के बाद में CO वाला जो आरेख है, CO2 वाला, वो कम हो गया धातु ऑक्साइड से, तो इस ताप के ऊपर कार्बन है वह इसको अपचयित कर देगा। क्लियर है। तो आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।